तो नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में फंसने वाली है। संसद का शीतकालीन सत्र मोदी सरकार की बड़ी अग्नि परीक्षा साबित हो सकता है, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में यह सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं और यह बहुत बड़ा खुलासा एक बड़े दिग्गज नेता ने किया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू सरकार के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। तो केंद्र की मोदी सरकार की ये दोनों बैसाखी मानी जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विपक्ष बार बार यही कहता है कि जो केंद्र सरकार है वो बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है और ये बैसाखी अब मोदी सरकार से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। टीडीपी और जेडीयू की तरफ से इसके संकेत भी मिल रहे हैं और अब कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने भी इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी खुलासे पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश में इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल ही रहे हैं और यह तय माना जा रहा है कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आ रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो हरियाणा में अपने दम पर कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स भी इसी तरफ दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की हालत खराब है हरियाणा में और कांग्रेस की स्थिति मजबूत। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्योंकि 10 साल से चुनाव नहीं हुए और जब आखिरी बार चुनाव हुए थे तब बीजेपी ही सत्ता में थी गठबंधन के साथ पीडीपी के, तो ऐसे में उसके लिए वहां भी स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इन चुनावों की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी सरकार को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। महाराष्ट्रामध्ये तुझं सत्तांतर केलं, हरियाणामध्ये होतंय, तर दिल्लीचं सरकार किंवा फार दिवस टिकणार नाही। मोदी सरकारची खुर्ची डळमळी चाललेली आहे आणि निवडणुका झाल्याबरोबर चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार हे मोदींना सोडून पुन्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 13 महिन्याच्या सरकारची पुनरावृत्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही। हालांकि ये बयान मराठी में है, इसलिए हम इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बता देते हैं। तो चव्हाण ने कहा कि इस साल के आखिरी में महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ये संभावना है कि 26 नवंबर से पहले दोनों ही राज्यों में चुनाव का काम पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की हार तय है, यहां महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनेगी और जैसे ही महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार जाएगी, इसका असर दिल्ली की सरकार पर भी दिखाई देगा। महाराष्ट्र एनडीए के हाथ से जाएगा तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ खेल कर देंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने में गिर गई थी, वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार भी गिर जाएगी। तो कांग्रेस नेता ने संकेत दिया कि नायडू और नीतीश दोनों ही कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में है। खास तौर पर जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार देश पर अपना एजेंडा थोप रही है, उसे लेकर दोनों ही दलों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। खास तौर पर वक्फ बिल को लेकर एनडीए में दो फाड़ के हालात बन चुके हैं। बजट सत्र में मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था, उस पर चर्चा भी कराई गई, लेकिन अचानक ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे जेपीसी के हवाले करने का प्रस्ताव रख दिया। इसके पीछे जो जानकारों ने दावा किया था, इसकी वजह यह मानी गई थी कि कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल हैं वो इससे खुश नहीं हैं और अंदर खाने वो दबाव बना रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी समझ चुकी थी कि अगर ये बिल आएगा तो हो सकता है उसके सहयोगी दल ही कहीं दूरी ना बना ले, लेकिन बाद में उनके नाराज होने की खबरें आने लगी। इसके बाद ही अचानक ये फैसला लिया गया कि इस बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया जाए और बिल को जेपीसी के हवाले करने के बाद खबर आई कि ये सब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दबाव में किया गया है। दरअसल जेपीसी की बैठकों में भी अब जेडीयू और टीडीपी का जो रुख है वो बीजेपी को हैरान कर रहा है। ज्यादातर मुद्दों पर टीडीपी और जेडीयू के सुर विपक्ष के सांसदों से मिल रहे हैं। जेपीसी में वक्फ विधेयक के कई संशोधनों पर एनडीए के रुख से उसके सहयोगी ही नहीं दिखाई दे रहे हैं सहमत, यानी सहमति नहीं जताते हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें चिराग पासवान की एलजेपी भी एक पार्टी है जो वक्फ बिल पर बीजेपी के स्टैंड का लगातार विरोध कर रही है। और इसी के चलते यहां तक दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी के 4 सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश अब तेज हो गई है। पिछले दिनों जब चिराग पासवान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी तो इसे लेकर यहां तक दावा कर दिया गया था कि शाह ने चिराग को जमकर सुनाया था। चिराग को बीजेपी की तरफ से चेतावनी तक दे दी गई है कि अगर मोदी सरकार से हटने का उन्होंने प्लान बनाया तो उनकी पार्टी को फिर से तोड़ दिया जाएगा।
आरजेडी की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 में से 3 सांसद बीजेपी ने अपने पाले में पहले ही कर लिए हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि चिराग की पार्टी में बीजेपी तभी टूट कर आ सकेगी जब वो केंद्र की सत्ता में बनी रहेगी। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेते हैं तो एलजेपी में सेंधमारी की बीजेपी की जो कोशिश है वो पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगी। यानी अगर नीतीश और नायडू एनडीए छोड़ेंगे तो चिराग पासवान भी मौका देखकर पाला बदलने में देरी नहीं लगाएंगे। वैसे भी चिराग को लेकर कहा जा रहा है कि वो लालू और तेजस्वी यादव के लगातार संपर्क में बने हुए हैं और इसी के चलते आरजेडी के जो नेता हैं वो चिराग पासवान को लेकर लगातार नरम रुख अपनाए हुए हैं। यानी चिराग को भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों का ही इंतजार है, क्योंकि वक्फ बिल भी इसके बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। तो संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसद सत्र शुरू होने के 7 दिनों के अंदर ही जेपीसी वक्फ विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और इसके बाद सरकार शीतकालीन सत्र में ही इस विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। अब जेपीसी का गठन लोकसभा स्पीकर की तरफ से किया जाता है, इसलिए यह विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। इस विधेयक पर लोकसभा में फिर से चर्चा कराई जाएगी, फिर इसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान बड़ा खेल होना यहां पर तय माना जा रहा है। वक्फ बिल पर वोटिंग के समय टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर पाला बदल सकते हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और अगर एनडीए के 3 प्रमुख दल पाला बदलते हैं तो फिर वक्फ बिल गिर जाएगा, साथ ही मोदी सरकार भी गिर जाएगी। अब अगर संसद के समीकरण पर गौर करें तो एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। तो संसद में 543 सीटें हैं, वायनाड की सीट खाली है, लेकिन यहां नवंबर में चुनाव होना तय माना जा रहा है। वायनाड से कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी और उनकी जीत जो है तय मानी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट चुनी, इसलिए वायनाड की सीट खाली हो गई है। तो ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वहां से जीत कर आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इससे पहले लगातार राहुल गांधी वायनाड सीट से जो है सांसद रह चुके हैं। वहीं मानसून सत्र के समय संसद में कोई भी सीट खाली नहीं होगी, इसलिए सरकार को बहुमत के लिए 272 सदस्यों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास कुल 240 सांसद हैं, 52 सीटें उसके सहयोगी दलों के पास है, जिसमें टीडीपी की 16 हैं, जेडीयू की 12 सीटें हैं और शिवसेना शिंदे गुट की 7 सीटें हैं और एलजेपीआर के पास 5 सांसद हैं। ऐसे में अगर टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर सरकार से समर्थन वापस लेती हैं तो एनडीए की संख्या 292 से कम होकर 259 ही रह जाएगी, जो बहुमत से का थोड़ा बहुत नहीं 13 संख्या कम होगी। अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 240 तक पहुंच गया है। टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर इंडिया के खेमे में अगर आते हैं तो इंडिया 273 तक पहुंच जाएगा, जो बहुमत से ज्यादा होगा। टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर तीनों ही बहुत ही आसानी से इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और इनका कोई विरोध भी नहीं है। यानी साफ है कि कांग्रेस के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने जो दावा किया है उसके पीछे मजबूत वजह भी मौजूद है। चव्हाण ने जो संकेत दिए हैं वो हवाई नहीं है, उसमें साफ है कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस की डील तय हो गई है। इंतजार सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव का चल रहा है और वैसे भी राहुल गांधी तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि एनडीए में शामिल कई दल उनके संपर्क में हैं और वो कभी भी सरकार को गिरा सकते हैं। और इस तरह के संकेत राहुल गांधी के कई बयानों में बार बार मिलते रहे हैं। पिछले दिनों जब आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि अगर ये प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे तो अगला जो भी प्रधानमंत्री आएगा वो मानेगा और वो इस फैसले पर जो है अपनी मोहर लगा देगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।